नमस्ते। हेलो आप सबको। मेरा नाम है भावना और मैं आप सबकी साइंस की टीचर आप सबके लिए मैं ला रही हूँ आपके जीके के लिए सारे जो भी क्वेश्चंस होंगे सब कुछ हमारी क्लास में कवर अप होएगा। तो स्वागत है आप सबका मी फिगर पे। तो चलिए हम सब साथ में मिलके तैयारी शुरुआत करते हैं दिल्ली पुलिस की। चलो शुरुआत करते हैं। ये सब दिल्ली की पुलिस की जो भी डिटेल्स है वो सब कुछ आपको दिखाई दे रही है। साथ में हमारे यहाँ पे इस तरह के सभी कोर्सेज, सभी सेक्शनल टेस्ट और चैप्टर्स मिलते हैं। इसके साथ साथ हम 60 दिन के अंदर आपकी तैयारी को पूरा करवाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ। आज जो मैं आपको पढ़ाऊँगी वो होएगा विटामिन्स। ठीक है, तो विटामिन्स डिटेल में समझते हैं कि विटामिन्स कितने टाइप के होते हैं, विटामिन्स में क्या क्या मिलता है, वो सब कुछ डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हमारे विटामिन्स को मैं दो टाइप में, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैं विटामिन्स को दो टाइप में बांट सकती हूँ। विटामिन्स को कौन से दो? सबसे पहले आएगा हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन, और देन आएगा वाटर सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन। देखिए, जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो चार टाइप के होते हैं। सबसे पहले ए, डी, ई, के, जिसको हम सिनोनियम के टाइप में ये भी बोल सकते हैं, के, ई, डी, ए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन में क्या आएगा? बी और सी। ठीक है, कौन कौन सा? बी और सी। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं इन विटामिन की बात करती हूँ। विटामिन ए, विटामिन ए को क्या बोला जाता है? देखो, विटामिन ए का दूसरा नाम है वो है रेटिनॉल, रेटिनॉल। और सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे काम आता है? हमारी आइज़ के लिए। देखो, जो हमारी आइज़ होती है उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, करेक्ट? तो हमारी आइज़ के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट विटामिन है वो है विटामिन ए। इससे क्या होता है? हमारी आइज़ प्रोटेक्ट रहती है। और क्या होता है, कई लोगों को होता है ना जिनको रात को कम दिखाई देता है, धीमा धीमा दिखाई देता है, डिम लाइट के अंदर कम दिखाई देता है, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव विटामिन है विटामिन ए। तो विटामिन ए क्या रिमूव करता है? अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए किसी को तो उसको क्या हो सकता है? नाइट ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस उसको हो सकती है। अगर किसी को विटामिन ए की कमी होगी तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। फिर क्या, अगला विटामिन पढ़ते हैं। अगला है विटामिन डी। विटामिन डी किस लिए काम आता है? देखो, विटामिन डी का जो मेजर रोल आता है वो आता है हमारी, हम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि विटामिन डी का रोल आता है कि सन की रेज हमारे ऊपर पड़ती है और हमारी हड्डियां मजबूत होती है। तो भाई सन की रेज करती क्या है? देखो, जब सन की रेज हमारे ऊपर पड़ती है ना, तो एक केमिकल निकलता है जिसकी वजह से हमारे बोन्स के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं विटामिन डी की, विटामिन डी किस लिए आता है? ये कैल्शियम एंड फोस्फोरस, फोस
फोस्फोरस को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। किस किस को? कैल्शियम और फोस्फोरस को एब्जॉर्प्शन, उसको पूरी तरीके से हमारे अंदर लेने में किसका रोल है? विटामिन डी का रोल है। देन अब अगर ये विटामिन डी अगर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है तो क्या मैं विटामिन डी को कैल्सीफेरोल भी कह सकती हूँ? ऐसा विटामिन जो कि मुझे कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है वो विटामिन डी है। अब देखो विटामिन डी को एक और नाम से बोला जाता है एंटी रिकेट्स विटामिन। एंटी रिकेट्स विटामिन, एंटी रिकेट्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये विटामिन है जो कि हमें रिकेट्स एक ऐसी बीमारी होती है जिनको जब विटामिन डी की कमी होती है तो उन लोगों को रिकेट्स की बीमारी हो जाती है। तो अगर विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो सकता है तो विटामिन डी अगर मुझे मिल जाए तो क्या नहीं होएगा? रिकेट्स नहीं होएगा। तो रिकेट्स के ऑपोजिट, एंटी का मतलब ऑपोजिट, तो रिकेट्स का ऑपोजिट कौन हुआ? विटामिन डी। विटामिन डी, तो विटामिन डी को मैंने क्या बोल दिया? एंटी रिकेट्स विटामिन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट मैं बताती हूँ विटामिन ई। विटामिन ई कहाँ पे रोल होता है? विटामिन ई को बोलते हैं हम टोकोफेरोल विटामिन। टोकोफेरोल कौन सा होता है? देखो विटामिन ई, सबसे ज़्यादा विटामिन ई को बोला जाता है हमारे ब्यूटी विटामिन, मतलब हमारी ब्यूटी को और ज़्यादा निखारने के लिए। और एक तरह से सबसे पहले मैंने क्या बोला? ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। और इसको बोला जाता है एंटी स्टेराइल विटामिन। क्यों? क्योंकि बच्चा देखो विटामिन ई जो होता है वो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को इम्प्रूव करता है, हमारे शरीर के वो हिस्से जिससे रिप्रोडक्शन होता है और अल्टीमेटली रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी हमारे पार्ट्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनके काम को कंटिन्यूसली करने के लिए विटामिन ई का सबसे बड़ा रोल है। तो विटामिन ई किस में काम आएगा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, इसीलिए इसको ब्यूटी या एंटी स्टेराइल विटामिन कहा जाता है। और विटामिन ई जो है वो हमारे खाने में, ऐसा खाना जो कि ऑयली है, साथ में ये ऐसा विटामिन है जो कि घी या फिर किसी तरह का ऑयल, मतलब चिपचिपी चीज़ों से हमें विटामिन ई मिलता है। चलो नेक्स्ट विटामिन देखते हैं। अगर मैं नेक्स्ट विटामिन की बात करूं तो विटामिन कौन सा आता है? नेक्स्ट विटामिन है मेरे पास विटामिन के। विटामिन के को फाइलोक्विनिन भी बोला जाता है, फाइलोक्विनिन या नेप्थोक्विनिन। नेप्थाक्विनिन या फाइलोक्विनिन भी बोला जाता है। विटामिन के सबसे ज़्यादा किस में काम आता है? क्लोटिंग ऑफ ब्लड एंड अच्छा यहाँ तक समझ लो पहले। देखो विटामिन के को बोला जाता है कि ऐसा विटामिन जो कि मेरे ब्लड की क्लोटिंग को करने में, मतलब अगर मेरे शरीर के अंदर से कहीं से खून निकल रहा है तो उस खून को रोकने के लिए, उस खून को क्लोट करने के लिए, जमाने के लिए किस विटामिन का रोल है? विटामिन के का। तो क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा कि विच विटामिन इज़ यूजफुल फॉर क्लोटिंग ऑफ ब्लड? वो कौन सा है? विटामिन के। और देखो बच्चे, अगर मेरे ब्लड में या फिर मेरे शरीर के किसी भी अंग से ब्लड क्लोट हो रहा है
या फिर मेरे ब्लड वेसल से ब्लड क्लोट हो रहा है, ब्लड निकल रहा है, तो उससे क्या होएगा, मुझे होएगा हेमियोरेफिज, हेमोरेज। तो इसीलिए अगर मेरी बॉडी के अंदर से मतलब वेसल्स, मेरी जो ब्लड वेसल्स हैं, यानी कि हमारी जो खून की नसें हैं जिनसे खून निकलता है, खून बहता है, अगर उसके अंदर कोई ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, मतलब खून बाहर निकलना शुरू हो जाए, तो उसकी वजह से होता है हेमियोरेफिज। हेमियोरेज को रिमूव करने के लिए किसका काम आता है, विटामिन के का। तो विटामिन के का क्या रोल हुआ, ब्लड को क्लोट करना, और अगर मेरी नसों में से खून ब्लीड हो रहा है तो उसको रोकना भी किसका काम है, विटामिन के का। अच्छा, इसके अलावा अभी तक तो हमने पढ़ लिए फैट सोल्यूबल विटामिन। कौन कौन से पढ़े, सबसे पहले पढ़ा विटामिन ए, किस में काम आता है, नाइट ब्लाइंडनेस को रिमूव करने के लिए काम आता है, उसे क्या बोला जाता है, रेटिनॉल। विटामिन डी, विटामिन डी किस लिए काम आता है, हमारी बोन्स के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन के काम आता है। और उसके बाद कौन सा विटामिन काम आता है, विटामिन, हाँ विटामिन ई। विटामिन ई को क्या बोला जाता है, टोकोफेरोल विटामिन, जिसको ब्यूटी या एंटी स्टेराइल विटामिन भी कहा जाता है। ये हमारे किस लिए काम आता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को और इम्प्रूव करने के लिए और निखारने के लिए। और नेक्स्ट आता जो हमारा लास्ट है वो विटामिन के। विटामिन के जो है वो हमारे ब्लड को क्लोट करने में, और जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं मतलब नसें हैं, उनमें से अगर ब्लड निकल रहा है तो उसको रोकने के लिए कौन सा विटामिन काम आता है, विटामिन के। चलो अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या आता है, देखो आगे है विटामिन के। अब आगे हम पढ़ेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, देखो वाटर सोल्यूबल होते हैं बी और सी। लेकिन देखो, और बी के अंदर भी कई तरह के हैं, कई तरह के होते हैं, B1, B2, B3, B5, B7, B12 और बस। अब देखो, अगर बी के अंदर इतने सारे हैं तो क्या मैडम सब पढ़ने हैं, नहीं सब नहीं पढ़ने हैं। हमारा जो मेन काम है वो B1 और B12 से है, उसके अलावा हमें कोई नहीं पढ़नी है। तो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले जो B1 विटामिन है उसको रेटिनॉल विटामिन भी कहा जाता है। रेटिनॉल विटामिन, सॉरी रेटिनॉल नहीं, थाइम, सॉरी मैंने गलत वर्ड बोल दिया। थियामिन, थियामिन विटामिन भी कहा जाता है। उसके साथ में इट कैन डिस्ट्रॉय ऑन कुकिंग, मतलब कि ये ऐसा विटामिन है जो कि अगर हम कुकिंग करें तो उससे डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। और क्या काम आता है, ये हमें बेरी अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो उसकी वजह से हमें जो डिजीज़ होती है वो है बेरी, मतलब किसी ऐसा विटामिन जिसकी डिजीज़ से, मतलब इसकी डेफिशिएंसी से हमें कौन सी डिजीज़ हो सकती है, बेरी। और क्या काम आता है विटामिन बी का, देखो विटामिन बी हमारे अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें हो सकता है लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर, मतलब होता है ना कि हमें प्यास लगती है, हमें भूख लगती है, मन करता है कि कुछ खा लूँ, कुछ डिज़ायर होती है कि ये कर लूँ वो कर लूँ, अगर वो सब कुछ ख़त्म हो जाए, कुछ खाने या पीने की डिज़ायर्स ख़त्म हो जाए, तो उस चीज़ को बोला जाता है लॉस ऑफ एपेटाइट। समझ में आ गया। अब आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या है। विटामिन B1 तो हमने पढ़ लिया, विटामिन फिर अब देखो विटामिन B12। देखो विटामिन B12 में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सिर्फ एक ही होएगा, और वो भी क्या होएगा कि विटामिन B12 के अंदर ये बताओ
कि कौन सा मिनरल पाया जाता है। देखो विटामिन B12 वैसे तो क्या काम करता है, हमारे जो RBCs होते हैं उनको फॉर्म करने के लिए काम आता है, और इसीलिए इसको पर्निकोस अनीमिया भी कहा जाता है। लेकिन जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं कि कौन सा मिनरल है जो विटामिन B12 में पाया जाता है। वो होता है कोबाल्ट। कोबाल्ट एक ऐसा विटामिन है जो विटामिन B12 के अंदर पाया जाता है। उसके अलावा तुम्हारे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले। देन आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन। ऐसा नहीं है बाकी सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये है कि 80% क्वेश्चन इसमें से ही आते हैं। विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। उसके अलावा विटामिन सी जो है क्या काम में आता है। विटामिन सी अगर हमारी बॉडी के अंदर जो गॉल ब्लैडर होता है उसके अंदर अगर स्टोन्स हो जाएं तो विटामिन सी के होने से वो स्टोन्स ख़त्म हो जाते हैं। यानी कि ये क्या प्रिवेंट करता है, अगर विटामिन सी हम लेते रहें तो प्रिवेंट स्टोन्स इन गॉल ब्लैडर, मतलब कि हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स को प्रिवेंट करता है, नहीं बनने देता। और क्या काम करता है, प्रिवेंट स्टोन्स इन गॉल ब्लैडर। और क्या काम करेगा ये भैया हमारी, और भी क्या काम करेगा, प्रिवेंट स्कर्वी इन बॉडी। मतलब अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी है तो हमें स्कर्वी भी हो सकती है। अच्छा ये जो विटामिन होते हैं ये कौन से फ्रूट्स में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं सीट्रस फ्रूट मतलब खट्टे फ्रूट, जैसे कि आंवला, जैसे ऑरेंज। तो ऐसे खट्टे फ्रूट्स जिसके अंदर विटामिन सी मिलता है, तो इसकी विटामिन सी की कमी की वजह से हमें स्कर्वी हो सकता है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स बन सकते हैं, और इसको क्या बोला जाता है, विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड। जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये भी है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि डिस्ट्रॉय हो सकता है कुकिंग करने पे। विटामिन B1 भी है और ये भी है, दोनों ऐसे विटामिन हैं जो कि अगर हम कुकिंग करें तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कि डिस्ट्रॉय ऑन कुकिंग। मतलब अगर हम कुकिंग करने लग जाएं, यानी कि खाना बनाने लग जाएं, तो ये, हाँ भाई, ये जो विटामिन है ये ऐसा विटामिन है जो कि अगर हम खाना बनाने लग जाएं तो विटामिन ख़त्म भी हो सकता है। तो जो हम करते हैं, जैसे अगर मैं ऑरेंज की बात करूं या टमाटो की बात करूं जिसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है लेकिन विटामिन सी भी होता है, तो क्या होता है कि अगर मैं विटामिन सी अगर मैं ऑरेंज के अंदर लेना चाहूँ, नहीं सॉरी टमाटो के अंदर मैं लेना चाहूँ, तो मैं सबसे बेस्ट कैसे ले सकती हूँ, कच्चा। क्योंकि हम तो अगर इसको कुक करने पे आएंगे या बॉईल करने पे आएंगे तो सारा विटामिन ख़त्म हो जाएगा। तो अगर बॉईल करेंगे तो तुम्हें नहीं लगता कि अगर मैं बॉईल करूँगी या टमाटर को उसका छौंक लगा के पूरा मिक्सअप सा ग्रेवी से बना दूँगी तो उसमें कुछ विटामिन सी बचेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो अगली बार से याद रखना, अगर तुम छौंक लगा रहे हो विटामिन का तो भाई दिक्कत की बात है। मतलब तुम्हारे बॉडी के अंदर कोई भी विटामिन नहीं जाने वाला, विटामिन सी तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सो ऐसा भी नहीं है कि सब्जियों को कच्चा खाओ, जिनको पकाना है उनको पकाओ भी, लेकिन हाँ विटामिन सी के मतलब पर्टिकुलरली जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनको कच्चा खाते हैं तो प्रॉपरली विटामिन सी हमारी बॉडी के अंदर जाता है, जैसे आंवला, ऑरेंज और टमाटो भी, ठीक है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। हमने पढ़ लिए सारे के सारे विटामिन। चलो अब विटामिन्स के अलावा क्या पाया जाता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में ब्रेन होता है, हाँ जी मैडम होता है। ब्रेन कितने टाइप के होते हैं? तुम तो बोल रहे हो मैडम एक ही ब्रेन है मेरे पास, तो और तो ब्रेन है नहीं। नहीं बच्चे, ब्रेन होते हैं। अगर मैं ब्रेन की बात करूं, हमारे जो ब्रेन होते हैं
ब्रेन तो एक ही होता है, लेकिन ब्रेन ना 3 हिस्सों में बटा हुआ है। 3 हिस्सों मतलब कि ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहली क्या, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन किस लिए काम आता है? फोर ब्रेन भैया हमारे लिए मेन, फोर ब्रेन के अंदर जो होता है मेन एक हिस्सा होता है जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है सेरिब्रम। और ये हिस्सा है जो कि मेन थिंकिंग में काम आता है। किस में काम आता है? मेन थिंकिंग में, थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। मतलब हमारी बॉडी का ऐसा हिस्सा जो कि जिसकी वजह से हम सोचते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं और उनको सोच समझ के अपने एक्शंस को लेते हैं, वो कौन सा है? सेरिब्रम। और उसके अंदर कौन सा ब्रेन आता है? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन ही है जिसकी वजह से हम कुछ भी चीज़ सुनते हैं, एनालाइज करते हैं, देखते हैं, बोलते हैं। तो जो भी चीज़ों को हम कंट्रोल करते हैं, अल्टीमेटली जिन जिन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल है, हम सोचते हैं जिनके बारे में, तो वो आते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन आएगा वॉलंटरी के अंदर, वॉलंटरी ब्रेन के अंदर, मतलब वॉलंटरी मसल्स। यानी कि वॉलंटरी का मतलब होता है खुद से। जिन ब्रेन मतलब वो ब्रेन का ऐसा हिस्सा जिसके अंदर हम खुद से सोचते हैं, खुद से सारे डिसीजंस लेते हैं, वो होता है फोर ब्रेन। अब देखो फोर ब्रेन के अलावा क्या होता है? अगला होता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन किस लिए काम आएगा? अल्टीमेटली ये दो चीज़ों में काम आएगा, एक ऑडिटरी और दूसरा विजुअल। ऑडिटरी मतलब सुनना, और विजुअल मतलब देखना। ऑडिटरी मतलब सुनना और विजुअल मतलब देखना। यानी कि ब्रेन का मेरा वो हिस्सा जो कि किन चीज़ों को एनालाइज करेगा? जिन चीज़ों को मैं देख रही होंगी, मतलब मेरी आंखों से जो भी इंफॉर्मेशन मेरे ब्रेन तक जाएगी वो कहाँ स्टोर होएगी? मिड ब्रेन में। और जिन चीज़ों को मैं सुनती होंगी वो इंफॉर्मेशन कहाँ तक जाएगी? वो जाएगी मिड ब्रेन में। देखो मैं कितना देख रही हूँ, मतलब अगर मैं नेचुरली मैं अगर देख रही हूँ, तुम्हें देख रही हूँ, तो भाई क्या ऐसा हो सकता है कि भाई मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को मैं रोक दूँ? जैसे कि मान लो मैं अगर देख रही हूँ, मैं इस पूरे एरिया को देख रही हूँ, तो मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ कि मैं इस एरिया को ना देखूँ, यहाँ तक को देख लूँ? ऐसा हो सकता है? नहीं। अगर मैं ये एरिया कंटिन्यूसली देख पा रही हूँ तो भाई पूरा का पूरा ही देखूंगी ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई पूरा वो ब्लैक एंड वाइट लिया ही मैं कहीं पे कि कंप्यूटर की तरह नहीं नहीं हमने तो इसको रोक दिया। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। यानी कि सुनना और देखना, साथ में ये जो है, ये दोनों जो हैं, ये कैसे होते हैं? हमारे इनवॉलेंट्री। ये कैसे होते हैं? हमारे इनवॉलेंट्री। मतलब इनके अंदर हमारी जो प्रोसेसिंग चलती है, इस पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, मतलब हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि इनके अंदर क्या एक्शन चलते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूं हिंड ब्रेन की। अब जैसे मिड ब्रेन के अंदर ऑडिटरी, हम कितना सुनते हैं कितना नहीं सुनते हैं वो हम कान लगा के बंद कर सकते हैं, ऐसे हमें कंट्रोल नहीं कर सकते इस बात को। और विजुअल, विजुअल में मतलब देखना। तो ये दोनों चीज़ें होगी मिड ब्रेन के अंदर। अब आता है हिंड ब्रेन के अंदर क्या क्या होता है। हिंड ब्रेन में सबसे पहले आता है सेरिबेलम,
जो कि किस में काम आता है, सेरिबेलम का जो मेन रोल आता है हमारे शरीर के पूरे सभी चीज़ों को बैलेंस करना। मतलब हम जो सीधे खड़े रह पा रहे हैं, अब देखो मैं सीधी खड़ी रह पा रही हूँ, क्या मुझे किसी चीज़ के सहारे लगाने की ज़रूरत है? तुम बोलोगे नहीं। क्या तुम सीधा खड़े रह पाते हो? तुम बोलते हो हाँ। साइकिल चला लेते हो? हाँ। बाइक चला लेते हो? हाँ। कई लोग तो बहुत सारी चीज़ें, कई लोग तो क्या होता है एरोप्लेन भी चला ले। मतलब हमारी ज़िंदगी में हम जो अपने आप पे सीधा खड़ा रह सकते हैं, बैलेंस बना सकते हैं, तो वो हमारे पूरे शरीर के ऊपर बैलेंस बनाने का कौन काम करता है? वो होता है सेरिबेलम। अब देखो, जो लोग कंफ्यूज होते हैं सेरिबेलम और सेरिब्रम से, ठीक है, क्योंकि मैं भी बच्चे कंफ्यूज होती हूँ कि पहले मैं भी कंफ्यूज होती थी कौन सा सेरिबेलम है कौन सा सेरिब्रम है। मतलब अभी तो हमने समझ लिया कि ये सेरिब्रम मेन थिंकिंग पार्ट का है, ये सेरिबेलम बैलेंस के लिए है। तो लर्न कैसे करें कि भाई मैं कौन से किस तरीके से मैं इस चीज़ को लर्न करके रख सकती हूँ। अब देखो, सेरिबेलम, बी एल, एल आता है बैलेंस। मैंने कहा सेरिबेलम जो है वो बैलेंस में काम आता है। अगर बैलेंस में काम आता है तो यहाँ पे भी बी और एल है और यहाँ पे भी क्या है, बी और एल। तो ऐसे ही मेरी ट्रिक है कि भाई ऐसे हम लर्न कर सकते हैं कि कौन सा सेरिबेलम है और कौन सा ब्रह्म है। देन देखो, पोन्स किसके लिए काम आता है? रेस्पिरेशन पे। रेस्पिरेशन मतलब हमारा सांस लेना। अब मैंने कहा कि भाई हम लोग सांस लेना ये सब चीज़ें ब्रीदिंग वगैरह ये सब हम कंट्रोल नहीं करते, अपने आप होती है। तो तुम बोलोगे मैडम क्या आप मजाक कर रहे हो, सांस लेना मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं नाक बंद करके सांस लेना कंट्रोल नहीं कर सकती? अरे बुद्धू, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि अगर मैं ऐसी की ऐसी खड़ी हूँ तो क्या मैं सोचने लग जाऊँ हाँ मेरी सांस रुक जाए सांस रुक जाए, तो क्या रुक जाएगी? नहीं रुकेगी ना। वही बात कर रही हूँ कि बच्चे देखो, जो पोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर लंग्स के अंदर पूरी तरीके से पहुंचना और अल्टीमेटली हमारे सेल्स तक पहुंचना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग से होते हुए बाहर निकालना, ये प्रोसेस हम कंट्रोल नहीं करते। मैं इस पूरी प्रोसेस की बात कर रही हूँ। तो ये पोन्स क्या कंट्रोल करते हैं? रेस्पिरेशन। उसके अलावा जो हमारे लिए बॉडी में इम्पॉर्टेंट है वो है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो कई सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। जैसे कि क्या, सबसे पहले ये कंट्रोल करेगा हमारी वॉमिटिंग को। मतलब ऑब्वियसली हम वॉमिटिंग कंट्रोल तो नहीं कर पाते और ना ही ये कंट्रोल करता है, पर ये है कि वॉमिटिंग वगैरह सा किससे रिलेशन है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। और क्या, सेलिवेशन। सेलिवेशन, अब तुम बोलोगे सेलिवेशन क्या होता है? देखो, हमारे मुंह के अंदर जो होता है ना वो होते हैं सेलिवरी ग्लैंड्स, और सेलिवरी ग्लैंड्स एक एंजाइम छोड़ते हैं जिसको बोलते हैं हम अमाइलेज। ये क्या करते हैं, ये हमारे जब हम खाना चबाते हैं तो उस दौरान जो लिक्विड निकलता है हमारे मुंह से वो कौन कंट्रोल करता है? सेलिवरी ग्लैंड्स। तो सेलिवरी से निकला है सेलिवेशन। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने का काम किसका हुआ? तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने का काम किसका हुआ? मेडुला ऑब्लोंगेटा। अच्छा चलो, अब दोबारा फिर से सब कुछ सारा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने पढ़ा कि मैम हमने तीन तरीकों से हमने अपने ब्रेन को डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले तो मैं बात करूं कि हम ना वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। वॉलेंट्री में कौन से आएंगे? फोर ब्रेन, और इनवॉलेंट्री में मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन के अंदर क्या आता है, जो सबसे ज़्यादा मेन रोल आता है वो सेरिब्रम का। सेरिब्रम क्या करता है, हमारी ब्रेन के अंदर थिंकिंग प्रोसेस को कंट्रोल करता है। मतलब हम जो सोचते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर क्रिएटिविटी चलती है,
सारी चीज़ों को, हाथ पैर को कंट्रोल करना, मेरे सोचने का काम, ये सारा काम चलता है सेरिब्रम के अंदर। फिर आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या करता है, हमारी ऑडिटरी मतलब सुनने का हिस्सा और विजुअल मतलब देखने का हिस्सा, इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है, मिड ब्रेन। और उसके बाद में आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या करता है, वो तीन चीज़ों को, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, इन तीन चीज़ों में डिवाइडेड है। सबसे पहले पोन्स क्या करेगा, ये रेस्पिरेशन कंट्रोल करेगा। दूसरा सेरिबेलम क्या करेगा, सेरिबेलम क्या काम करता है कि हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस बनाने का काम करता है, BL से बैलेंस और BL से ब्लम। और तीसरा मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये किस में काम आता है, वॉमिटिंग और सेलिवेशन में। सारा समझ में आ गया, पक्का, अच्छे से। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब जो मैं आखिरी चीज़ पढ़ानी है तुम्हें, वो मैं पढ़ाती हूँ थोड़ा बहुत। मैं तुम्हें आज बताऊंगी हमारी बॉडी में ऑर्गेन्स के बारे में, हमारी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गेन्स होते हैं और प्लांट्स की बॉडी के अंदर कौन से ऑर्गेन्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ प्लांट्स के अंदर कौन से ऑर्गेन्स होते हैं, सॉरी ऑर्गेन नहीं, हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स। देखो प्लांट, अगर मैं हॉर्मोन्स की बात करूं तो हॉर्मोन्स प्लांट्स के अंदर भी होते हैं, हॉर्मोन्स एनिमल्स के अंदर भी होते हैं। अब हॉर्मोन्स भैया होते क्या हैं, हॉर्मोन्स क्या होते हैं कि ऐसा केमिकल जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाके कोई पर्टिकुलर एरिया है उसके ऊपर टारगेट करे और फिर हमारे बॉडी के फंक्शन को कंटिन्यू करवाए। मतलब हमारी बॉडी के कई तरह के फंक्शंस होंगे, जैसे कि हमारा बड़ा होना, जैसे कि हमारा सांस लेना, कोई भी काम करना। तो हमारे बॉडी का अगर कोई फंक्शन ढंग से काम नहीं कर रहा है तो हार्मोन क्या होते हैं, एज अ केमिकल हमारी ब्लड वेसल्स में से जाते हैं, और सॉरी ब्लड वेसल्स में नहीं जाते, मतलब ऐसे ही जाते हैं और क्या करते हैं, वो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर टारगेट है, पर्टिकुलर जगह है, उसके ऊपर टारगेट करते हैं और उसको काम करने में मदद मदद करते हैं। अब देखो कैसे, एग्जाम्पल से देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स के अंदर क्या होता है, सबसे पहले प्लांट्स के अंदर होते हैं ऑक्सिन, ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन क्या काम करते हैं, ये भैया होते हैं हमारे, अगर मान लो ये मेरा प्लांट है, ठीक है, जैसे ये होगी मेरी, अगर मैं ये बात करती हूँ कि भाई ये मेरा प्लांट है, इसके अंदर ये मेरी रूट्स हैं और ये स्टेम है और ये पत्तियाँ हैं, ठीक है। तो ऑक्सिन हार्मोन कहाँ पाया जाता है, ऑक्सिन हार्मोन पाया जाता है यहाँ पे और रूट्स की टिप पे, यहाँ पे। समझ में आ रहा है कहाँ पे, मतलब मेरे जो स्टेम है उसकी टिप पे और रूट्स की टिप पे। तो अल्टीमेटली अगर इनकी टिप्स पे मिलता है तो ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, मेरे शूट को, मतलब इस हिस्से को शूट बोला जाता है, और रूट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो अगर मैं इसे इरेज करके बोलूँ तो ऑक्सिन हार्मोन कहाँ काम आता है, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ शूट्स एंड रूट्स, मतलब मेरी स्टेम और रूट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। अब देखो आगे वाला कौन सा हार्मोन होता है, अब अगला हार्मोन होता है जिब्रेन हार्मोन। देखो मैं दोबारा उस चीज़ को ड्रॉ कर लेती हूँ, थोड़ा सा आप बड़ा कर लेते हैं ताकि समझ में भी आए।
देखो, मैंने क्या बोला कि मेरे टिप पे, यहाँ मतलब मेरे प्लांट के टिप पे और इनके टिप्स पे क्या मिलता है। मैंने कहा कि भैया इनके टिप्स पे मिलता है ऑक्सिन हार्मोन। तो अगर मैं बात करूं कि इनकी स्टेम पे क्या मिलता है, इनकी स्टेम में मिलता है जिबरिन हार्मोन। जिबरिन हार्मोन मेनली अल्टीमेटली दो तीन काम होते हैं। प्रोमोट प्रोमोट फ्लावरिंग। फ्लावरिंग मतलब हमारे प्लांट के अंदर जो फूल उगता है वो किसकी वजह से उगता है, जिबरिन की वजह से। प्रोमोट स्टेम ग्रोथ एंड सीड, मतलब स्टेम, सीड और फ्लावर की ग्रोथ में किसका रोल होता है, जिबरिन हार्मोन का। नेक्स्ट हम बताते हैं क्या काम आता है। नेक्स्ट होता है ऑक्सिन, जिबरिन, फिर आता है भैया साइटोकिनिन, किनिन्स। साइटोकिनिन देखो, सी से साइटो और सी से सेल, जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है। तो साइटोकिनिन्स क्या कहा जाता है, साइटोकिनिन होता है सेल से बना हुआ, मेड फ्रॉम सेल। अब देखो, साइटोकिनिन अल्टीमेटली कहाँ काम आता है, सेल को डिवाइड करने में। मतलब अगर ये मेरा एक सेल है, इस एक सेल से दो सेल निकले टूट कर अलग हो गए, ये दो सेल मतलब ये इसमें टूट गए और ये इसमें टूट गए, फिर ये अलग अलग और हो गए। मतलब इस तरीके से हमारे सेल को डिवाइड करने का काम, कंटिन्यूस सेल डिविजन्स करने का काम किसका है, साइटोकिनिन का। तो अगर मैं बात करूं कि साइटोकिनिन का मेन रोल क्या है, सेल डिवीज़न में, किसमें, सेल डिवीज़न में। और कहाँ पे, सेल डिवीज़न हो गया, जिब्रिन हो गया, साइटोकिनिन हो गया, फिर आता है इथाइलिन। कौन सा, इथाइलिन। इथाइलिन भैया काम आता है हमारे, अब देखो यहाँ पे हम सब ने ग्रोथ की बात करिए कि भाई प्लांट के अंदर कौन कौन कैसी कैसी चीज़ें ग्रोथ करवाता है। अब ग्रोथ करवाने के अलावा जो मेन जो पर्टिकुलर पौधे का हिस्सा होता है जो कि उसकी ग्रोथ को रोकेगा, मतलब जब पत्तियां सूख जाती है या प्लांट सूखने लग जाता है तो उसके अंदर कौन सा हार्मोन काम करता है, वो होता है इथाइलिन। मतलब के विल्टिंग ऑफ लीव्स, लीव्स का गिरना, विल्टिंग ऑफ लीव्स मतलब लीव्स का गिरना, यानी कि पत्तियों को झड़ने में किसका सबसे बड़ा रोल है, वो है इथाइलिन हार्मोन। और लास्ट बचता है एम्बेस बेसिक, एसिड, अबैसिक एसिड। मैंने फिर से गलत लिख दिया। अबैसिक एसिड, ये रोल कहाँ पे आता है, इसका काम आता है हमारे अल्टीमेटली राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, मतलब फ्रूट्स को राइपन करने में, यानी कि जो फ्रूट्स हमारे जो फ्रूट्स होते हैं वो पक जाते हैं तो उसके लिए किसका रोल आता है, हमारे अबैसिक एसिड का। तो चलो सबसे पहले स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने जो भी अल्टीमेटली अब तक पढ़ा है उन सभी चीज़ों की बात करती हूँ। देखो,
हमने पढ़ा कि भाई हॉर्मोन्स क्या होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाके कोई पर्टिकुलर एरिया है उसे टारगेट करेंगे ताकि उसके अंदर उस चीज़ की ग्रोथ हो सके। अब वो हार्मोन कैसा भी टाइप का हो सकता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा प्लांट के हार्मोन कौन कौन से होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रिन, साइटोकिनिन, इथाइलिन और एब्सिक एसिड। ऑक्सिन कहाँ काम आता है, टिप एंड रूट्स ऑफ द सॉरी टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट्स, यानी कि शूट हमारी, जो अगर पूरा ऐसा प्लांट है तो उसके अंदर इस हिस्से के अंदर और पत्तियों के रूट्स के टिप्स के अंदर पाया जाता है कौन सा, ऑक्सिन हार्मोन। इसकी वजह से हमारा जो ट्री है वो लंबा जाता है और जो रूट्स हैं वो दूसरी जगह फैलती हैं। उसके अलावा जो होते हैं यहाँ पे ये स्टेम पे किसका रोल आता है, जिब्रिन हार्मोन। जिब्रिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि स्टेम को बड़ा करने में, उसको ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। फिर आता है हमारा साइटोकिनिन। साइटोकिनिन कहाँ पे काम आता है, साइटोकिनिन क्या करता है, हमारे जो सेल है उसके अंदर सेल डिविजन्स में काम आता है। साइटोकिनिन अल्टीमेटली सेल को डिवाइड करने में काम आता है। फिर हमने पढ़ा इथाइलिन। इथाइलिन किस में, विल्टिंग ऑफ लीव्स, मतलब कि लीव्स का, पत्तियों का झड़ जाना, किस में रोल होता है, इथाइलिन का रोल होता है। एंड लास्ट एब्सिक एसिड, जो कि हमारे फ्रूट्स को राइपन करने में, राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, मतलब हमारे जो फल होते हैं उनको पकाने में किसका रोल होता है, एब्सिक एसिड। चलो फिर मैं तुम्हें थोड़ा सा एक और पिछला रिवाइज करवा देती हूँ। हमने पढ़ा ब्रेन 3 टाइप के होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में सेरिब्रम होता है, मेन थिंकिंग का हिस्सा। मिड ब्रेन में ऑडिटरी और विजुअल्स के काम आते हैं, और हिंड ब्रेन के अंदर सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला। सेरिबेलम क्या करेगा, बैलेंस करेगा, पोन्स रेस्पिरेशन में, और मेडुला ऑब्लोंगेटा वॉमिटिंग और साल्वेशन, मतलब उल्टी में और सेलिवेशन में हेल्प करता है, मतलब इनको कंट्रोल करता है। चलो अब एक और पढ़ते हैं। फिर आया हमने पढ़े थे विटामिन के बारे में। विटामिन 2 टाइप के होते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन वो होते हैं जैसे कि कीड़ा, जैसे कि ए, डी, ई और के। ए होता है हमारी, ए को बोला जाता है रेटिनॉल, इसकी कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। हाँ, तो हमने पढ़ा कि जो हमारा विटामिन्स होते हैं, हमने पढ़ा कि विटामिन 2 तरह के होते हैं, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में ए, डी, ई और के। ए में किसके लिए, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब इसकी कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है और इसको बोला जाता है रेटिनॉल विटामिन। फिर डी किसके लिए, कैल्शियम और फॉस्फोरस को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करने के लिए डी का रोल आता है, इसको बोला जाता है कैल्सीफेरोल विटामिन। अब देखो, इसको एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहा जाता है। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, विटामिन ई जो होता है वो उसको बोला जाता है टोकोफेरोल विटामिन, और किस में हेल्प करता है, हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को इम्प्रूव करने में। देन हमारे आते हैं विटामिन के जो है हमारे ब्लड को क्लॉट करने में, मतलब खून को बहने को रोकने में किसका काम आता है, विटामिन के का। अब विटामिन के अलावा जो बचते हैं वो होते हैं विटामिन बी और सी। विटामिन बी के अंदर विटामिन B1 का क्या रोल होता है, ये कुकिंग करने से डिस्ट्रॉय हो सकता है, जो कि विटामिन सी भी होता है। इसको बेरी भी कहा जाता है, और इससे हमारे लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब किसी भी चीज़ की डिज़ायर खाने या पीने से रिलेटेड, वो ख़त्म भी हो जाती है। फिर हमने पढ़ा
कि विटामिन B12 के अंदर कौन सा मिनरल आता है, वो होता है कोबाल्ट। और विटामिन सी का क्या रोल है, इसकी कमी की वजह से हमारे गॉल ब्लैडर में क्या हो सकते हैं, पत्थर हो सकते हैं, मतलब सॉरी स्टोन्स आ सकते हैं, और स्कर्वी भी हो सकती है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारी बॉडी में ये तो डिजीज़ हो सकते हैं। ये सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है एंड दिस इज़ अ विटामिन विच कैन बी डिस्ट्रॉयड ऑन कुकिंग। सो आई होप कि तुम्हें मेरी क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा आज का कंटेंट मैंने क्या पढ़ाया है। देखो बच्चे, मैं मानती हूँ इस टाइम पे तुम्हें प्रेशर लग रहा होगा कि भी एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, टेंशन हो रही होगी, बट कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे करके ना सब कवर अप कर लेंगे। जितना तुम्हारा प्रेशर है तो उतना ही प्रेशर हम भी ले रहे हैं। तुम्हारा प्रेशर ऑफ करने में हमारा भी रोल है, तो भरोसा रखो, धीरे धीरे करके सब होएगा। बस बने रहो हमारे साथ और जितना भी हम करवाएं उस चीज़ को पूरा करते रहो। बाकी टाइम देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका दिन शुभ रहे और बाय बाय।